तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी की कहानी बहुत ही ज़्यादा प्यारी होने वाली है। तो चलो यार, बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी इस सुंदर सी दिखने वाली लड़की जिया की होने वाली है। और यहाँ पर हम जिया को देखते हैं जो कि प्लेन में एक भारी सा बैग लेकर आ गई होती है और वो बड़ी मुश्किल से उस बैग को रख देती है। और तभी वो बैग रखते वक्त एक आदमी को देखती है और वो उसे देखते ही वहाँ पर छुपने लगती है। और देखने से ऐसा लग रहा होता है कि ये इसका एक्स है। लेकिन जिया ने आखिर ऐसा क्या किया है जिस वजह से उसे छुपना पड़ रहा है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आज कई सालों बाद जिया अपने घर जा रही है क्योंकि उसके पिता की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और उसके घर से आज कई सालों बाद कॉल आई है। और अब यहाँ पर जब वो घर पहुँचती है तो हम उसकी मॉम को देखते हैं जो कि जिया को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो उसका कोई हालचाल भी नहीं पूछती। और वो यहाँ पर जिया पे चिल्लाते हुए कहती हैं कि आखिर तू इतने सालों से कहाँ गई थी। और यही बात करते हुए वो उसके ऊपर चिल्ला रही होती हैं। और यहाँ पर जिया भी उसकी मॉम पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और सीधा अपने पिता के पास आती है और उनसे कहती है आपको हॉस्पिटल चलना चाहिए, अगर आप बीमार हो तो हमें आपका चेकअप करवाना होगा। और इसके बाद वो अपने रूम में आती है जहाँ पर वो अपना सारा पुराना सामान देख रही होती है। और तभी वो एक बॉक्स खोलती है और उस बॉक्स के अंदर एक म्यूजिक प्लेयर को देखकर वो अपनी टीनेज की मेमोरीज में चली जाती है जब वो 16 साल की होती है और वो अपने हाई स्कूल के लिए अपने घर को छोड़कर एक डोम में आई होती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिया एक बहुत ही छोटे से गाँव से आई होती है, लेकिन उसने जो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया होता है उस वजह से आज उसे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा हाई स्कूल मिल गया होता है जो कि उसका फेवरेट स्कूल था। और अब उसे उसमें एडमिशन मिल चुका है और अब उसे अपने घर को छोड़कर उस डोम में रहना पड़ेगा। और यहाँ पर जब वो अंदर आती है तो वहाँ पे उसे एक लड़का मिलता है जिसके सर से खून बह रहा होता है। और यहाँ पर उसका खून देखते हुए जिया ने उसे अपना टिश्यू पेपर दिया और वो लड़का उस टिश्यू पेपर को लेकर वहाँ से चला गया। और इसके बाद वार्डन ने उसे उसका रूम दिखाया। और यहाँ पर रूम तो काफी छोटा होता है लेकिन जिया के लिए ये भी काफी खुशी की बात होती है क्योंकि आज पहली बार उसे अपना खुद का कमरा मिला होता है। और वैसे भी वो इतनी छोटी जगह से आई होती है तो उसके लिए तो ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। और इसके बाद वो अपने रूम को बहुत ही अच्छे से साफ करती है और उसे सजाने लगती है। और इसके बाद वो अपने नए यूनिफॉर्म को पहनकर देखने लगती है जो कि वो कल स्कूल पहनकर जाएगी। और यहाँ पर वो अपनी ड्रेस चेंज ही कर रही होती है कि इतने में उसके रूम में एक लड़का आ जाता है और ये वही लड़का होता है जिसे थोड़ी देर पहले उसने टिश्यू दिया था। अब यहाँ पर ये किसी से बचता बचाता हुआ यहाँ पर छुपने आया होता है। और अब यहाँ पर वो बताता है कि ये कमरा तो हमेशा खाली पड़ा होता है, लेकिन जिया बताती है कि अब ये कमरा उसका है क्योंकि वो नई स्टूडेंट है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिया काफी ज्यादा घबरा रही होती है क्योंकि वो यहाँ पर एक नई स्टूडेंट होती है तो वो ज्यादा किसी से कुछ नहीं कहती और बाहर निकलकर अपना खाने का पूछने के लिए आ जाती है। और जब वो हॉल में आती है तो वो देखती है कि टीचर किसी को ढूंढ रही है। तो यहाँ पर वो डर के रूम में आती है तो यहाँ पर वो देखती है कि वही लड़का वहाँ पर खिड़की से फिर से आ गया होता है और इस लड़के का नाम ली होता है। और ली को जिया थोड़ी थोड़ी पसंद आने लगती है क्योंकि उसने अभी टीचर से बचने में उसकी मदद की होती है। तो वो यहाँ पर अपना छोटा सा म्यूजिक प्लेयर निकालता है और जिया को गिफ्ट कर देता है। और ये समय 2005 का होता है और उस समय ये वॉकमैन काफी ज्यादा पॉपुलर होता है जैसे कि कोई महंगा आईपैड। अब जिया उसे लेने से मना कर देती है लेकिन ली उसे जबरदस्ती दे देता है और उसके ऊपर अपना सिग्नेचर भी कर देता है जैसे कि वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो। अब अगले दिन जब स्कूल शुरू होता है तो जिया इतने बड़े स्कूल को देखकर सब कुछ काफी ज्यादा हैरानी से देख रही होती है क्योंकि वो एक बहुत ही छोटी जगह से आई है और उसके लिए यहाँ की हर एक चीज काफी बड़ी होती है और वो हर चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। पर यहाँ पर जिया के लिए उन सभी स्टूडेंट्स में फिट होना काफी मुश्किल हो रहा होता है क्योंकि सभी बच्चे उसे अलग तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर क्लासरूम में जिया भी सोच रही होती है कि गांव के स्कूल में तो वो टॉपर हुआ करती थी और इसी वजह से उसका यहाँ पर एडमिशन हुआ था। लेकिन अब उसे पता चलता है कि इस स्कूल में तो सभी के सभी बच्चे काफी ज्यादा होशियार हैं और यहाँ पर जिया को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी और यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटीज भी करवाई जाती हैं। लेकिन जिया के क्लासमेट्स उसे अलग तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तू तो गांव से आई है तो तेरे को यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। और यहाँ पर उसकी क्लासमेट्स उसका अजीब अजीब नाम बनाकर उसे गवार कहकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि तू गाँव की गवार है और हम सिर्फ सिटी के हाई स्टैंडर्ड लोगों से ही दोस्ती करते हैं। अब एक रात काफी बारिश हो रही होती है तो यहाँ पर जिया अपना अम्ब्रेला लेकर बाहर निकलती है और वो यहाँ पर इस बारिश के मौसम को एंजॉय कर रही होती है। और वहीं खड़ा हुआ ली उसको देख रहा होता है और वो वहीं पे एक कैसेट की शॉप से उसे इशारा करके बुलाता है। अब जिया वहाँ पर आ तो जाती है लेकिन हम जानते हैं कि जिया एक गांव की लड़की है और उसने आज तक किसी भी लड़के से बात नहीं की। और यहाँ पर यार हम ये समझ सकते हैं कि जब कोई एक बहुत ही
गांव वाले इलाके से आता है तो उसके लिए ये छोटी छोटी चीजें भी काफी मुश्किल होती हैं, क्योंकि उसने कभी अपनी पूरी लाइफ में ये सब किया ही नहीं। लेकिन यहाँ पर ली तो उससे बड़े ही अच्छे से बात करता है और जबरदस्ती उसे अपना फोन नंबर भी दे देता है कि ये लो, अगर जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। और अगली क्लास में हम मिलते हैं सोफी से, जो कि क्लास की काफी पॉपुलर लड़की होती है। और यहाँ पर सोफी बार बार जिया को बुली कर रही होती है और यहाँ पर वो उसे गालियां दे रही होती है। और उसका ये कहना होता है कि जिया ने ली का वॉकमैन चुराया है और तुम सभी गांव के लोग गरीब हो और इसीलिए तुम चोरी करते हो। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोफी ली को पसंद करती है और इसी वजह से वो जिया से काफी ज्यादा जलन खाई होती है, क्योंकि ली सोफी को भाव नहीं देता और वो सारा टाइम पर जिया के साथ घूमता रहता है। और यहाँ पर देखते ही देखते पूरी क्लास जिया को चोर कहना शुरू कर देती है और यहाँ पर जिया रोते हुए क्लास से भाग जाती है। और जब वो स्कूल से बाहर आती है तो उसे वहाँ पर ली मिलता है और वो जिया को अपने साथ लेकर म्यूजियम ले आता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम इतना रो क्यों रही हो। तब यहाँ पर जिया ली को बताती है कि सोफी ने पूरी क्लास के सामने उसे चोर बोला और उसका कहना है कि मैंने तुम्हारा वॉकमैन चुराया है। अब ये बात सुनकर ली थोड़ा मुस्कुराया और कहता है कि यार वो वॉकमैन एक्चुअल वो मेरा नहीं है, वो एक्चुअल में सोफी का ही है। और ये बात सुनकर जिया का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो कहती है क्या तुम पागल हो, आखिर तुमने उसका वॉकमैन मुझे लाकर क्यों दिया, क्योंकि ये काफी ज्यादा गलत होता है। और यहाँ पर ली जिया को गुस्से में देखकर उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसे एक महंगे से रेस्टोरेंट में ले आता है। और जिया के लिए ये सब कुछ काफी नया होता है और इतने बड़े रेस्टोरेंट को वो सिर्फ देखती जा रही होती है। और फिर दोनों ही बड़े अच्छे से खाना खाते हैं और इसके बाद कुछ दिनों के लिए विंटर्स की छुट्टियां लग जाती हैं और जिया अपने घर वापस आ जाती है। और हम देखते हैं कि जिया के घर पे उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं मिलता और उसकी मॉम उसके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं और वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने बेटे के ऊपर देती हैं कि उनका बेटा ही है जो उनके लिए सब कुछ करेगा और सिर्फ उन्हें अपने बेटे की ही फिक्र होती है और वो अपने बेटे के लिए सब कुछ करते हैं और जिया की तरफ देखती भी नहीं। और अब कुछ दिनों में छुट्टियां खत्म करके जिया वापस से स्कूल में जाती है और जिया को देखते ही ली यहाँ पर उसे लेने के लिए आ जाता है। लेकिन घर से वापस आते ही यहाँ पर जिया का बिहेवियर पूरी तरीके से बदल चुका होता है, जहाँ पर जब ली उससे कहता है कि चलो स्नो में खेलते हैं तो तब यहाँ पर जिया उससे सीधा कह देती है कि मैं यहाँ पर पढ़ने आई हूँ और वो उससे दूर भागने लगती है। तब यहाँ पर ली उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है और वो सीधा कह देती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने आई हूँ, ना कि कोई दोस्ती प्यार मोहब्बत करने। अब ये सुनकर ली को काफी बुरा लगता है और वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है और दोनों इस तरीके से अलग हो जाते हैं। और अगले दिन हम कियान नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि जिया को अपने बर्थडे में इनवाइट करने आई होती है। और यहाँ पर जिया काफी खुश होती है कि पहली बार किसी लड़की ने उससे बात की और वो यही सोच रही होती है कि अब वो उसके बर्थडे पार्टी में जाएगी और हो सकता है कि उसकी और क्लासमेट भी उससे बात करने लगे और वहाँ पर उसकी किसी से दोस्ती भी हो जाए। और इस वजह से वो उसकी पार्टी को एक्सेप्ट कर लेती है और रात को पार्टी में आ जाती है। और वहाँ पर ली भी आया होता है और यहाँ पर सोफी भी आई है और सोफी को तो बस एक मौका चाहिए होता है जिया की बेइज्जती करने का। और जिया यहाँ पर जो गिफ्ट लाई होती है उस बर्थडे वाली लड़की के लिए, सोफी उस गिफ्ट को खोलकर वहीं पर कहने लगती है कि ये तो फेक है और तुम आखिर इतना सस्ता गिफ्ट कैसे लेकर आ गई। और वो यहाँ पर जिया का काफी मजाक उड़ाने लगती है। अब उसकी बेइज्जती देखकर ली उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है, लेकिन ये देखकर सोफी की काफी ज्यादा जल गई होती है कि आखिर ये हमेशा इस गांव वाली को बचाने के लिए क्यों आ जाता है। तब यहाँ पर जिया भी ली का हाथ पकड़ के कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और वो ली का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाती है सभी को शॉक करके। और जब वो उस पार्टी से बाहर आए तो यहाँ पर जिया काफी रो रही होती है। तब ली उसे कंफर्ट करता है। तब यहाँ पर जिया ली से थोड़ी खुलती है और ली से कहती है कि मुझे तुम लोगों के बीच काफी छोटा महसूस होता है और इसी वजह से मैं ग्रुप में किसी से बात भी नहीं कर पाती। और यार जिया का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा कम हो गया होता है, कोई कुछ कह दे तो वो उसको जवाब भी नहीं दे पाती। और वो यहाँ पर ली से कहती है कि मैं महंगी चीजें नहीं खरीद सकती क्योंकि मेरी फैमिली अमीर नहीं है। और ये सब सुनकर ली उससे कहता है कि देखो ये सब तो कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती है, तुम मुझे को देख लो, भले ही हम लोग काफी ज्यादा अमीर हैं लेकिन फिर भी मैं अकेला हूँ क्योंकि मेरी मॉम अब मेरे साथ नहीं रही और मेरी डैड भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और मेरे डैड मुझे काफी ज्यादा मारते पीटते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूँ और यही मेरे लिए बड़ी बात है। और आज यहाँ पर इन दोनों के लिए ये रात बहुत ही ज्यादा स्पेशल होती है क्योंकि इन दोनों ने अपने आप को एक दूसरे के सामने खुल के रखा होता है और वो एक दूसरे के साथ आज खुलकर बातें कर पाते हैं। और यार हम पार्टी तो बहुत से लोगों के साथ कर लेते हैं लेकिन अपना दुख हम बहुत ही गिने चुने लोगों को ही बताते हैं और उन्हीं के साथ हमारा कनेक्शन बहुत ही ज्यादा गहरा होता है। और आज इन दोनों की बातों से इनका कनेक्शन और भी ज्यादा गहरा हो गया होता है। और इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिया अपने पिता को लेकर चेकअप के लिए हॉस्पिटल में आई होती है और चेकअप के बाद
सभी टैक्सी में बैठकर घर जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जिया की मॉम ने टैक्सी में ही बैठे बैठे जिया को कोसना शुरू कर दिया और वो जिया से कहने लगती हैं कि इतना कमाती है तो एक कार क्यों नहीं खरीद के दे देती है, और वो ये सब बोलते जा रही होती हैं। और यार यहाँ पर जिया का जो भाई होता है जिस पर उसकी मॉम पूरा ध्यान देती हैं, वो अभी तक बेरोजगार ही होता है और वो बस घर पे बैठकर गेमिंग करता रहता है। लेकिन उससे जिया की मॉम कुछ भी नहीं कहती और यहाँ पर जिया को ये सब सुनकर काफी बुरा लगा, तो वो यहाँ पर अपने भाई को लेकर एक कार के शोरूम में आई। लेकिन वहीं पर उसे ली दिखा और वो भी अब बड़ा और हैंडसम हो गया होता है और देखने से ऐसा लगता है कि कुछ रोमांटिक सा मोमेंट होगा, लेकिन नहीं। यहाँ पर जिया को ली के ऊपर काफी गुस्सा आ गया होता है क्योंकि यहाँ पर ली ने जिया से कहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पे गरीब लोगों की जगह नहीं है, क्योंकि तुम गरीब लोगों की इस कार को खरीदने की औकात नहीं है, तो टाइम पास करने के लिए यहाँ पर क्यों आई हो। अब यहाँ पर इनकी थोड़ी सी बहस हुई और दोनों ही अपने घर निकल गए। देखने से ऐसा लगता है कि ली ने बस जिया के साथ एक मजाक किया होता है, क्योंकि वो रात को जिया से मिलने के लिए उसके घर भी आता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर कहानी वापस से पास्ट में चली जाती है। और अब ली और जिया को एक साथ 1 साल हो चुका है और अब वो रोजाना स्कूल से भागकर बाहर मस्ती किया करते हैं और वो दोनों यहाँ पर काफी मजे करते हैं। और इसके बाद एक दिन ली जिया को होटल में लेकर आता है ताकि वो कुछ समय एक साथ शांति से बिता सकें। लेकिन सोफी ने इन दोनों को एक साथ देख लिया और इन दोनों की फोटो खींच ली। और यार, एक लड़का लड़की होटल में जा रहे हैं तो लोगों के दिमाग में एक डाउट होना तो सीधी सी बात है, पर ये दोनों यहाँ पर सिर्फ रूम में बैठे होते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को अपने गोल्स बता रहे होते हैं कि आगे उन्हें क्या करना है। और इसके बाद वो रात को बिल्डिंग के बाहर बैठकर बाहर का व्यू देख रहे होते हैं। और यार, जिया के लिए ये बहुत ही स्पेशल रात होती है क्योंकि उसे ऐसा किसी ने भी फील नहीं करवाया होता। लेकिन अगले दिन ये सारी चीजें खत्म हो गई जब टीचर ने जिया को अपने ऑफिस में बुलाया, क्योंकि यहाँ पर सोफी ने इन दोनों की फोटोज टीचर को दिखा दी होती हैं और उसने टीचर से कह दिया होता है कि ये लड़की होटल में जाकर किसी के साथ पैसे के लिए फिजिकल होती है। और यहाँ पर टीचर ने जिया की फैमिली को भी बुलाया होता है और हम तो जानते ही जिया की मॉम कैसी है, तो वो यहाँ पर जिया को एक कस के चांटा मारती हैं और उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर पढ़ने भेजा था तो और तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। तो वो यहाँ पर इसे स्कूल से निकलवा देती हैं और उसे वापस से उसके पुराने स्कूल में डाल देती हैं जहाँ पर वो पहले पढ़ा करती थी। और यहाँ पर जब वो अपने गाँव के स्कूल में आने लग गई होती है तो यहाँ पर उसकी क्लास में अलग ही रूमर फैल गए होते हैं कि जिया ने शहर में एक अमीर लड़के को फंसाकर और उसके साथ होटल में जाकर वो सब कुछ किया है, क्योंकि ऐसी खबरें तो न्यूज़ की तरह सब में फैली जाती हैं। और यार, यहाँ पर हम देखते हैं कि ली जिया से मिलने के लिए उसकी स्कूल भी आया होता है और वो यहाँ पर जिया से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसने उसका फ्यूचर बर्बाद कर दिया। और वो यहाँ पर जिया से माफ़ी मांगता है, लेकिन यहाँ पर जिया उससे बात ही नहीं करना चाहती। और इसके बाद आज यहाँ पर जिया अपने घर पर आकर पूरा बताने लगती है कि उस दिन होटल में आखिर क्या हुआ। और वो बताती है कि उस दिन सिर्फ हम एक दूसरे से बातें कर रहे थे हमारे करियर के बारे में और इसके आगे कुछ भी नहीं। लेकिन उसके घर वाले उसकी क्या ही सुनेंगे। और यहाँ पर जिया काफी समझाती है और कहती है कि अगर इस एग्जाम में मैंने अच्छा किया तो क्या आप मुझे वापस से मेरे सिटी वाले स्कूल में डाल दोगे। तो अब ये बात सुनकर उसके घर वाले उससे ज्यादा कुछ कहते तो नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिया दिन रात पढ़ाई करती है और एग्जाम में फर्स्ट रैंक लाई होती है और वो वापस से शहर वाले अपने स्कूल में एडमिशन लेकर आ गई होती है। लेकिन वहाँ पर सोफी को उसे देखकर चैन नहीं है और वो यहाँ पर उसे पोली करने के लिए आ जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जिया पूरी तरीके से बदल चुकी है, क्योंकि उसने इतने समय में इतना कुछ सहा है कि अब उसके सामने सोफी कुछ भी नहीं। और यहाँ पर अब वो बिल्कुल भी नहीं डरती और वो सोफी को हर मुंह तोड़ जवाब देती है। और इसके कुछ दिनों बाद जिया के टीचर ने जिया को बताया होता है कि आज से कुछ दिनों बाद एक एग्जाम होगा और उसमें जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसे डायरेक्टली सिंगापुर में जॉब दे दी जाएगी। लेकिन इस जॉब में एक ही शर्त होती है कि अगर आप वहाँ पर जाके जॉब करोगे तो वहाँ पर आपको कम से कम 6 साल काम करना होगा। अब यहाँ पर जिया काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई होती है और इसी वजह से वो ली से पूछने के लिए जाती है। लेकिन यहाँ पर ली अपने दादा की सेवा कर रहा होता है क्योंकि उसके दादा की तबीयत काफी खराब है, तो इस वजह से उसकी ली से बात नहीं हो पाती। और यहाँ पर जिया के पास ली और उसकी फैमिली के अलावा और कोई तो है नहीं, तो वो यहाँ पर अपनी फैमिली के पास वापस चली आती है उनसे इस बारे में पूछने के लिए। लेकिन यहाँ पर जिया की मॉम तो साफ ही मना कर देती हैं और वो उससे कहती हैं कि तू कहीं नहीं जा रही है और तुझे चुपचाप घर में रहना चाहिए और घर में रहकर अपने भाई को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। और यहाँ पर जिया की मॉम की यही सोच होती है कि घर की लड़कियों को सिर्फ घर में ही रहना चाहिए और घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए और वो लड़कियों को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती। लेकिन अब यहाँ पर जिया का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी मॉम पे चिल्ला पड़ती है और वो अपनी मॉम से कह देती है
कि आपको हमेशा अपना बेटा ही दिखता है, आपने कभी मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैं आपकी लाइफ का कोई हिस्सा भी हूँ। लेकिन जिया की बातें सुनकर उसकी मॉम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर जिया की सारी किताबें जाकर फाड़ देती हैं और उसकी स्टडी टेबल वगैरह सब तोड़ देती हैं। और यार जिया करे तो करे क्या, वो अपनी फैमिली से ही परेशान है। और यहाँ पर जब वो अगले दिन ली के पास जाती है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि ली के दादाजी शांत हो गए और यहाँ पर ली वैसे ही काफी उदास है। तो यहाँ पर जिया उसे अपना कुछ शेयर नहीं करती क्योंकि उसका मानना है कि ली पहले से ही परेशान है और वो उसकी परेशानी और नहीं बढ़ा सकती। और यहाँ पर घूमते वक्त 2-5 दिनों में ये अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूल गए होते हैं। और यहाँ पर ली जिया को बता देता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर सिंगापुर जाने वाली हो, लेकिन तुमने ये बात मुझे बताई नहीं। इस बात का मुझे काफी दुख है और ये बात मुझे काफी बुरी लगी कि मुझे ये बात कहीं और से पता चली। और क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में इतना भी मायने नहीं रखता कि तुम मुझे ये बात बता सको। और यहाँ पर ली उससे कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, लेकिन तुम्हारे काफी बड़े सपने हैं, मैं उनके लिए भी तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन जिया के सपने काफी बड़े होते हैं और उसे कुछ करना है और ली इसके लिए भी उसे सपोर्ट करता है। और इसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर ली और जिया कार में बैठकर सिटी घूम रहे होते हैं। और अगले दिन जिया और उसकी फैमिली वापस से हॉस्पिटल में आती है और वहाँ पर जिया को पता चलता है कि उसके पिता को लीवर कैंसर है और उन्हें जल्द से जल्द कोई डोनर चाहिए पड़ेगा। अब ये जानकर जिया काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और तब यहाँ पर ली आया और उसने यहाँ पर जिया को कंफर्ट किया और जिया को अपनी डैड के दोस्त एक डॉक्टर से मिलवाया जो कि एक काफी बड़े डॉक्टर होते हैं और उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है। और ली की मदद से जिया के पिता को एक अच्छे हॉस्पिटल में भी लाया गया और उन्हें एक डोनर भी मिल गया। और अब यहाँ पर जिया भी काफी खुश है और इस वजह से जिया का दिल भी पिघल गया कि आखिर ली कितना अच्छा है और उसने उसकी कितनी मदद की है। और इसके बाद वो दोनों वो रात साथ में बिताते हैं और वो एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और अगले दिन हम देखते हैं कि जिया के डैड को अपनी गलती का एहसास होता है और वो यहाँ पर जिया से माफी मांगते हैं और वो उससे कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी भी आज़ादी नहीं दी। और यहाँ पर वो इसलिए ऐसा कह रहे होते हैं क्योंकि उनका पहले यही मानना होता है कि लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं देना चाहिए, उन्हें बस पढ़ाई करने के बाद घर में ही रखना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर जिया की फैमिली काफी ज्यादा गिल्ट में होती है और इसी गिल्ट में यहाँ पर जिया के फादर की कुछ दिनों बाद डेथ हो जाती है। और अब यहाँ पर जिया भी सिंगापुर वापस जाने की तैयारी करने लगती है। तब यहाँ पर उसका भाई भी कहता है कि तुम ऐसा मत समझो कि मॉम तुम्हारी केयर नहीं करती, वो हमेशा ही सिंगापुर की न्यूज देखती रहती हैं, वहीं के आर्टिकल्स पढ़ती रहती हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। अब ये सब सुनकर जिया भी समझ गई होती है कि उसकी मॉम उससे इस तरीके से बिहेव उसी के भले के लिए कर रही होती हैं और वो उसकी लाइफ में इतना ज्यादा रफ इसलिए हुई होती हैं ताकि वो उसे इतना स्ट्रांग बना सके। और इसके बाद वो एयरपोर्ट जाने से पहले ली से मिलती है और वो दोनों एक साथ खाना खाते हैं और वो वहाँ पर कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे सपनों के बीच में आ रहा हूँ और तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं तुम्हारा वेट करूंगा जब तुम यहाँ पर वापस लौट कर आओगी और जब तुम वापस लौट कर आओगी तो मैं तुम्हें ऐसा ही मिलूंगा। लेकिन अब यहाँ पर जिया को रिग्रेट होने लगता है कि ली ने स्कूल टाइम से हमेशा उसके साथ रहा, इतनी उसकी हेल्प की और इतने सालों बाद भी वो उसकी मदद कर रहा है और मैंने उसे क्या दिया, बदले में उसे डंप करके यहाँ पर चली आई। तो तब यहाँ पर जिया सिंगापुर को छोड़कर वापस से अपनी कंट्री में आ जाती है और एयरपोर्ट पर आती है तो ली वहाँ पर खड़ा होता है जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसे लेने के लिए जरूर आएगा। और वो यहाँ पर आया होता है और वो उससे पूछता है कि आगे तुम वापस कैसे आ गई। तब जिया उससे कहती है कि तुम्हारे बिना मुझे मेरा फ्यूचर दिखाई नहीं देता, जिस फ्यूचर के बारे में मैं हमेशा बात किया करती थी। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, शुभ टाटा, बाय बाय।